और बात करते हैं खास इंटरव्यू की। जी हां, संजय राउत के धमाकेदार के इंटरव्यू, और जो कि हमारे सहयोगी अभिषेक ने उनके साथ बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे साथ देश के बहुत बड़े दिग्गज नेता, एक पार्टी के जिनका नाम है संजय राउत। मुझे लगता है कि उनके और पहचान बताने की जरूरत नहीं। संजय राउत अपने आप में एक ऐसा नाम है जो देश ही नहीं कहे पूरा विश्व जानता है। संजय राउत की एक आवाज अगर निकलती है तो पूरा देश उन्हें सुनना चाहता है, जानना चाहता है। हमारे साथ खास तौर पर आज बात करने के लिए इंडिया न्यूज के लिए मौजूद हैं संजय राउत साहब। स्वागत है इंडिया न्यूज के लिए संजय राउत साहब। किस तरीके से, सबसे पहला सवाल, हमारे पास सवाल तो खैर बहुत है, देश के सवाल बहुत है क्योंकि आप नेशनल राष्ट्रीय नेता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं। जिस तरीके से शुरुआत में करूं, अभी के दिनों में जिस तरीके से बड़ा मुद्दा चला है महाविकास आघाड़ी को लेकर, महाविकास आघाड़ी बनी, उसको अब लग रहा है कहीं शायद वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, जिसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जिसको लेकर सबसे बड़ी भूमिका आपकी और शरद पवार की रही है। देखिए, महाविकास आघाड़ी के बारे में लोगों के मन में जो शंका आशंकाएं है वो गलत है। महाविकास आघाड़ी 2.5-3 साल पहले बनी, तब लोगों को लगा ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना का समीकरण कैसे बनेगा, ये तो नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। 3 अलग अलग विचारधारा। शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है, बहुत प्रखर है अपने विचारों के प्रति, फिर भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर यह आघाड़ी बनी है। हमने 2.5 साल तक सरकार भी चलाई और अच्छी तरह से सरकार चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है सबको पता है, जो पूरे देश में कर रही है। तो अब सरकार नहीं है। सरकार नहीं है उसका मतलब हमारा गठबंधन है, हमारी महाविकास आघाड़ी टूट गई है, नहीं है। हम आज भी एक है, उद्धव जी की लीडरशिप में या शरद पवार साहब की लीडरशिप में या कांग्रेस की लीडरशिप में, अपनी अपनी लीडरशिप है, हम एक है। और अब हमारी तैयारी है लोकसभा चुनाव की। आप पूछेंगे क्या कैसा होगा, ये शरद पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया कल, देखिए उनके पार्टी का वो इंटरनल मामला है। फिर भी हमने सभी ने पवार साहब को मनाने की कोशिश की कि लीडरशिप तो आपकी चाहिए। आपकी लीडरशिप सिर्फ आपने पार्टी के लिए नहीं है राष्ट्रवादी, आप देश के ऐसे नेता हो कि सभी जो विपक्ष है प्रमुख, उनके साथ आपके संबंध, आपका कोऑर्डिनेशन सबसे बढ़िया है। आप सबको एक साथ बिठा सकते हो। आप इतने दिग्गज है, इतना अनुभव है, वो हमको अनुभव चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो हमारी सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हम सब चाहते हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी रहे, चुनाव लड़े और लोकसभा और आने वाले विधानसभा में फिर एक बार हमारा जो जलवा है वो दिखाई दे। लेकिन जिस हिसाब से सर महाविकास आघाड़ी की शुरुआत उसी से होती है कि शरद पवार साहब जो उन्होंने बुक लिखा है, उस बुक में बहुत अलग बातें लिखते हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में बातें लिखते हैं कि मुख्यमंत्री के वो मंत्रालय जाते नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं, गलत है। पवार साहब की ये बात जो लिखी है ठीक है, पवार साहब ने लिखी, हम उसके ऊपर हम हमारी बात रखेंगे, डेमोक्रेसी है। पवार साहब ने एक किताब लिखी है कि उद्धव ठाकरे जी मंत्रालय में बहुत कम जाते थे, ये गलत परसेप्शन है। कोरोना से पहले, जब कोरोना शुरू हुआ उससे पहले उद्धव जी रेगुलर मंत्रालय में जाते थे, सुबह से शाम तक बैठे थे। लेकिन जब कोरोना का संकट आ गया तो ये एडवाइजरी रही प्रधानमंत्री की कि आपको सरकारी कचहरे में नहीं जाना चाहिए, लोगों को काम पर नहीं बुलाना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। खुद प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम करते थे, पूरा केंद्रीय कैबिनेट वर्क फ्रॉम होम करता था, राज्यों के इधर मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम करते थे। तो उद्धव जी भी जो वर्षा निवास स्थान रहा सरकारी, वहां से काम करते थे। लेकिन पूरे देश में कोरोना काल में सबसे बेस्ट काम किया है तो महाराष्ट्र ने किया है, सबको पता है, यही मुख्यमंत्री ने किया है। इसीलिए तो टॉप 5 में उनका नाम आ गया, बार बार आता रहा। तो पवार साहब ने ये लिखा है, ये उनकी राय होगी, उनके पास जानकारी नहीं होगी शायद, लेकिन हम उनको बताएंगे। हम भी आने वाली दिनों में उद्धव जी के बारे में उनसे बात करेंगे या सामना
के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल चलिए होता है, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानता हूं मैं, आप इतने साल की राजनीति शिवसेना से शुरुआत हुई, शिवसेना में आपने बढ़ते हुए देखा, सती देखा, वो आप नेता हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ वाले नेता हैं। बाला साहब की शैली जो आपने सीखी है, बहुत सारी आप बात करते हैं, लेकिन आपसे अगर जानना चाहूँ कि बाला साहब ठाकरे कोऑर्डिनेशन में और उद्धव ठाकरे कोऑर्डिनेशन में क्या वास्तव में कुछ अंतर है क्या? क्योंकि ये चीजें खुद शरद पवार साहब लिखी है। ये बात सही है, पवार साहब ने ये बात गलत नहीं कही है, लेकिन हमेशा आप जो दिग्गज नेता होता है, जो किसी का बाप होता है, भाई होता है, उससे आप तुलना मत करिए। अब शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले में अंतर है ना। बिल्कुल, आप शरद पवार की जगह पर सुप्रिया सुले को आप नहीं देख सकते। चाहे सुप्रिया बहुत ही होनहार नेता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब शरद पवार साहब ने उनकी कुर्सी छोड़ने का निर्णय लिया, तब उनकी कुर्सी पर लोग सुप्रिया को नहीं देखना चाहते। वैसे ही बाला साहब ठाकरे और उद्धव जी में तुलना नहीं कर सकते। आप इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की तुलना नहीं कर सकते। अपने अपने एक शैली होती है, और वो तो सह्याद्री और हिमालय जैसे बड़े नेता रहे हैं। आप उनके बच्चों को उनकी तुलना में अगर देखेंगे तो जरूर आपको ये एहसास होगा कि नहीं, कुछ कमती है, कमतरता तो रहेगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन एक होता है ना कि जब नेताओं के बारे में कुछ आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि तुलना नहीं कर सकते, लेकिन पवार साहब का जो कहने का मतलब है कटाक्ष है, यानी लोग उसको अलग मतलब निकालें, लोग उसको समझे कि नहीं उद्धव ठाकरे साहब के अंदर कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ी है। एक उन्होंने एक उसी में जोड़ता हूँ सवाल कि जब सीएम पद से इस्तीफा दिया, वो सुब्रत में महाविकास अघाड़ी के नेताओं से नहीं पूछा, वह भी एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। ये बात सही है। बातचीत तो हो रही थी, मुझे मालूम है, जब वो ये सब हो रहा था ड्रामा, सूरत, गुवाहाटी, हमारे एमएलए चले गए, तो मैंने देखा उद्धव ठाकरे के मन में एक ऐसी भावना रही कि ये क्या हो रहा है कि जिन लोगों को मैंने इतने प्यार से पाला है, परिवार की तरह, मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस पद पर नहीं बैठना चाहिए, मुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये एक इमोशनल निर्णय था, ये पॉलिटिकल निर्णय नहीं था। उद्धव ठाकरे एक बहुत ही संवेदनशील नेता है। वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, हमने बनाया सबने मिलकर कि आपको बनना चाहिए। उसमें पवार साहब ने भी भूमिका निभाई है, सोनिया गांधी जी की भूमिका रही, हम सब उनके साथ रहे कि आपको बनना है। तो अगर बन गए तो जिस तरह से उनके पीठ में खंजीर ये लोगों ने गुस्सा, तो बहुत आहत हो गए, बहुत दुखी हो गए। सब कुछ मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो वर्षा बंगला से निकले, इस्तीफा दे दिया, और अचानक से दे दिया। उनको शरद पवार साहब बोल रहे थे कि इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन दे दिया हूँ इस्तीफा। तो मैं उसको कोई गलत बात है नहीं मानता हूँ, पॉलिटिकल इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन लगता नहीं कि वो पॉलिटिकल इनकरेक्ट, जो बिल्कुल सही कहा आपने कि इनकरेक्ट हुआ, यानी अगर शायद हो सकता है, लेकिन अगर शायद वो पूछ लेते उस टाइम, या बातचीत हो जाती, अगर इस्तीफा नहीं देते, बातचीत तो हो गई थी, लेकिन उनको लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, उनका निर्णय था। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कानूनी पछड़ा पड़ चुका है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। कानून की बातें, फिर भी आज कानून की हालत, न्यायालय की हालत क्या है आपको पता है। चाहे हमारी बात सही भी होती तो भी क्या हमको न्याय मिल पाता? क्या आप गारंटी से बोल सकते हो? आज कोई नहीं बता सकता कि मुझे न्याय मिलेगा। आपको न्यायालय भरोसा तो होगा? देखिए, भरोसा तो ये रखने की चीज है, लेकिन न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आज इस देश में कोई भी नहीं बोल सकता है। लेकिन चूंकि आपके साथ भी न्याय हुआ, आपके साथ भी जाहिर सी बात तमाम बड़ी कार्रवाई हुई, हमारे साथ न्याय हुआ, लेकिन अन्याय की परिसीमा भी इतनी थी कि जिस कोई विषय से मेरा संबंध नहीं था, उसके लिए मुझे 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेल में है, मुझे मालूम है कि उनके बारे में गलत हुआ, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। न्याय दबाव है, प्रेशर है। लगता है कि अगर चूंकि हम कानूनी बात कर रहे हैं, तो चूंकि मामला आपने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि सरकार का डेथ वारंट निकल चुका है, आपके शब्द बड़े खतरनाक वाले शब्द होते हैं, लोगों को जाता है तुरंत समझ में आया था क्या कुछ तो बोल रहे हैं, क्या मतलब था इसका, और क्यों डेथ वारंट? आपने कहा डेथ वारंट निकल चुका है। सरकार की तो डेथ वारंट निकल चुकी है, मैंने बार बार कह चुका हूँ। ये सरकार का जो कार्यकाल है,
क्या सरकार की लाइफ लाइन है, वो कभी भी टूट सकती है। ये सरकार गैरकानूनी है, ये सरकार संविधान के खिलाफ बनी है, ये सरकार चल नहीं रही है, सरकार चलाई जा रही है जबरदस्ती से। और जैसे कि एकनाथ शिंदे बार बार कहते थे कि मेरे पीछे एक महाशक्ति है, सिर्फ महाशक्ति के ऊपर सरकारें नहीं चलती, यहाँ जनता भी है। थोड़ा बहुत अगर कानून बचा है वो भी काम करेगा। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये सरकार को खत्म कर देगी, क्योंकि ये सरकार और ये मुख्यमंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी बन गई, एक बोझ बन गया है। महाराष्ट्र की जनता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठा है वो उस लायक है। लोग उनको और उनके गुट को बेईमान मानती है। और महाराष्ट्र की जनता जो है, मराठी जनता है, ये बहुत स्वाभिमानी और बहुत संवेदनशील जनता है। ये मौके का इंतजार करेगी और जब मौका मिलेगा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को गाड़ देगी और फिर शिंदे। ये लगभग जनता की मन का निर्णय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम जनता में जाते हैं। आज पूरी जनता आज भी ये मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ ये लोगों ने जो किया है ये बहुत घोर अन्याय है, ये बेईमानी है। तो यही वजह है कि तमाम जो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले थे पिछले कई ये साल, डर के मारे, डर है उनके मन में, भय है कि हम हार जाएंगे। हिम्मत है तो आप चुनाव कर लीजिए। देखिए अभी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाका में एपीएमसी के चुनाव हो गए, आप नतीजे देख लीजिए। आरएसएस का मुख्यालय है, देवेंद्र फडणवीस का हेडक्वार्टर है, हार गए, पुणे में हार गए, पूरे राज्य में हार गए। तो और क्या आपको सबूत चाहिए? जनता उनके खिलाफ है ये बताने के लिए। लेकिन लगता नहीं कि एक आरोप हमेशा ही लगता है उद्धव ठाकरे साहब पे, और खासकर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कि अपने लोगों को नहीं संभाल पाए। जो 40 लोग थे बाहर चले देखिए गए। ये संभालने की बात नहीं होती है, ये प्रेशर की बात होती है। लोग डर जाते हैं। सभी लोग हमारे जैसे नहीं होते, जो होगा वो देखा जाएगा। लोग जेल जाने से डरते हैं। लोग परिवार के ऊपर अगर कोई इस प्रकार से संकट आता है तो लोग डर जाते हैं। बाकी क्या है, एकनाथ शिंदे भी डर के मारे चला गया। एकनाथ शिंदे के ऊपर ईडी और सीबीआई दोनों ने जब शिकंजा कसा है, उनके लोगों को पकड़ कर लेके गए तो डर कर मारे चले गए। और क्या है? तो जो ये बात आई थी कि आदित्य ठाकरे के सामने उद्धव ठाकरे जाके रोए थे कि हमको बचा लो, जेल में जाऊंगा, ये बात सही है। अगर आदित्य ठाकरे जी और उद्धव जी ने बात कही है कि ऐसा हुआ है तो उसमें कोई गलत नहीं है, ये बात सही है। बात सही है। लेकिन जिस तरीके से अगर अब मैं आगे पॉलिटिक्स बात करूं, देवेंद्र फडणवीस कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पे आप भी चुनाव प्रचार करने गए कई जगहों पे, वहां पे आपके बारे में इतना मलाल है कि दलाल की बातें होती है कि दलाल हैं आप, कांग्रेस के दलाल हैं, इसलिए आप वहां पे कैसे वोट कांग्रेस कटुआ। का दलाल में? फिर आप कौन से दलाल हो? मैं गया था बेलगांव में, जो बेलगांव एक डिस्प्यूटेड एरिया है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। हम वहां 60 साल से चुनाव को जाते हैं, वो लोग महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, 20 लाख मराठी लोग हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारे लोग वहां है, अन्याय अत्याचार से जूझ रहे हैं, तो हमारी ये कमिटमेंट थी कि महाराष्ट्र से कोई भी नेता वहां प्रचार को नहीं जाएगा। प्रमोद महाजन भी नहीं जाते थे, गोपीनाथराव मुंडे भी नहीं जाते थे, पूरे कर्नाटक में जाते थे, लेकिन बेलगांव में नहीं जाते। कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं जाते थे और हम भी नहीं जाते थे। हम जाते थे तो वहां जो एक महाराष्ट्र एकीकरण समिति है उनके लिए जाते थे। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो वहां हमारे लोगों के खिलाफ प्रचार करने जाते हैं। तो दलाल कौन किसका है भाई? सर लेकिन एक बात ये आती है आपके बारे में कि चाहे अजित पवार हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, या फिर अन्य जो पार्टी के नेता हैं, आपके बारे में इतनी चीजें वो बात करते हैं, डरते हैं हमारे पार्टी को, हमारे लीडरशिप को। करने दो बात, मैंने क्या गलत कहा है? तो मैं किसी से डरता नहीं, इसलिए तो मैं बेखौफ होकर जेल में चला गया ना। डाल दो जेल में, क्या करोगे आप? है इसी में हिम्मत है लोगों में ये बात करने की? मैं डर के मारे पार्टी नहीं छोड़ी,
मैं घुटने नहीं टेके, मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, मैं शिंदे गुट में शामिल नहीं हुआ। मैं हो सकता था अगर जाता तो मेरी जेल बच जाती, लेकिन मैं नहीं गया। क्या करोगे, मैं मेरी पार्टी छोड़, जिस पार्टी के लिए मैंने खून पसीना बहा है, बाला साहब ठाकरे जी के साथ मैंने काम किया इतने सालों से, मैं जब ऊपर जाऊंगा तो बाला साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या मैंने बेईमानी की है ये बताऊं मैं बाला साहब को? लेकिन चूंकि सामना के जरिए आप बहुत चीजें लोगों को कह जाते हैं। बीच में चूंकि आपने अजीत पवार के बारे में बात कही थी, हालांकि बयान भी दिया था, सामना में भी लिखा था कि लग रहा है कि एनसीपी में कुछ गड़बड़ है और कुछ हो सकता है। एनसीपी में गड़बड़ है मैंने कहा नहीं, ये पवार साहब ने कहा है। कल भी पवार साहब ने, अगर आपने उनके प्रिय संपर्क देखा हो तो उनके कहा कि जिसको जाना हो जाने दो। उसका मतलब क्या है? लोग जाने के लिए तैयार थे, बैग भरकर तैयार थे। ये पवार साहब का कहना है। शरद पवार साहब ने देश के गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर ये बताया था कि ईडी और सीबीआई का दबाव हमारे पार्टी के लोगों के ऊपर है। पवार साहब की लड़ने की तैयारी है, उद्धव साहब की लड़ने की तैयारी है, मेरे जैसे लोगों की लड़ने की तैयारी है, लालू यादव लड़ने को जा रहा है, ममता बनर्जी लड़ने को जा रही है, केसीआर साहब लड़ रहे हैं। सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन लगता नहीं कि शरद पवार का जो ये फैसला था, आप क्योंकि बहुत अच्छे से क्लोज भी हैं, कल भी मिलने गए थे आप शरद पवार से, लगातार आप हालांकि मिलते रहते हैं, क्या वजह रही? क्या वास्तव में सच में अजीत पवार के साथ इतना बड़ा एनसीपी का गुट था कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहा था? यही एक वजह थी? मैं इस बारे में यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ चीजें पार्टी में उनके हो रही थी जिससे वो थोड़े बेवश हो गए, हताश हो गए। दुख लगा कि अब ये रिटायर होने का समय है। कुछ लोग अलग निर्णय लेना चाहते हैं जो मुझे पसंद नहीं। मैंने जिंदगी भर बीजेपी को विरोध किया है, और अगर मेरे ऊपर दबाव है कि चलो पूरी पार्टी बीजेपी के तंबू में लेके जाए, तो पवार साहब राजनीति और उम्र के इस पड़ाव में नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें क्या लगता है सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के काबिल है? बन जाना चाहिए आपको लगता है? बन जाना चाहिए, बनेगी। लेकिन मैंने कहा कि जैसे उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी में बहुत अंतर है। आप तुलना करते हैं सुप्रिया और शरद पवार जी, अजित पवार और शरद पवार जी, आप तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन एक हम वापस कर्नाटक के आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बड़ा बयान आया कि उनको जान से मारने की बात हुई, प्लानिंग हुई है। एक बहुत बड़ा देश की राजनीति हो सकता है, देखना पड़ेगा। अभी हम उनसे बात करेंगे, मैंने भी पढ़ा है, जानकारी ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो सीरियस है। एक चूंकि 2024 का इलेक्शन सर आ रहा है, अभी जाहिर सी बात है, अब उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों की तैयारी किस तरीके से होगी? महाविकास आघाड़ी हमारी तैयारी हो गई। नहीं, वो तो अभी बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग की, और ठीक से कोई गड़बड़ नहीं, पूरा ठीक ठाक हो जाएगा। पूरे देश भर में क्या और कोई स्टेट महाराष्ट्र के अलावा? नहीं, महाराष्ट्र में ही लड़ेंगे। दूसरे स्टेट में शिवसेना यानी हम किसी को अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपना अपना स्टेट संभालो। ममता जी बंगाल संभालेंगी, केसीआर तेलंगाना संभालेंगे। बस अपने अपने स्टेट में बीजेपी का पराभव कर लीजिए। बीजेपी हार रही है। एक उत्तर प्रदेश की जमीन छोड़ दो, कहाँ है बीजेपी? कर्नाटक में हार रही है, पश्चिम बंगाल में हार गई, केरल में, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, छत्तीसगढ़ झारखंड में बीजेपी नहीं है, महाराष्ट्र में बीजेपी हार जाएगी। हाँ, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बलबूते पर बीजेपी सत्ता पे नहीं आ सकती। एक आखिरी सवाल चलते चलते सर, क्या लगता है 2024 में शिवसेना फिर से एक नंबर 1 पार्टी बन के आएगी, या कुछ ऐसी उम्मीद है कि फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं आप लोग? हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। अगर हम फिर एक बार बीजेपी के साथ जाएंगे तो जनता हमें जूते मारेगी। जिस पार्टी ने हमारा अस्तित्व खत्म करने का एक भी मौका छोड़ा नहीं, जिस पार्टी में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उनका चुनाव चिन्ह जो बहुत पवित्र था, तीर कमान धनुष्य बाण, वो किसी लफंगे के हाथ में दे दिया। ऐसे पार्टी के साथ क्या जाना है? बिल्कुल। हम व्यापारी नहीं है, हम बहुत इमोशनल पॉलिटिशियंस हैं। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। हम क्या सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए हैं ना? जब हम पॉलिटिक्स में आए, बाला साहब ठाकरे, हम सब लोग, तो हमारे पास कहाँ सत्ता थी? सत्ता लोगों ने दे दी, वापस निकाले, वापस दे देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी, पावर शेयरिंग 50-50,
वो अगर मान जाते उस वक्त तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाता बीजेपी के साथ जो हमारा गठबंधन था। लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं होने दिया है, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बीजेपी ने कहा कि हम शिंदे को नहीं होने देंगे, और कोई नाम बता दो। उसके बाद भी सीएम जाके शिंदे बन जाते उनके। अभी अचानक सीएम बन गया, फिर पहले क्यों नहीं बनाया? अभी हमने हमारी पार्टी तोड़कर उसी व्यक्ति को बनाया जिसको आपने विरोध किया था। आप लोगों ने नाम दे दिया था शिंदे का। हाँ, अगर हमारे गठबंधन जो था शिवसेना बीजेपी, जो हमारा कमिटमेंट था, वो अगर पूरा कर लेते 2.5 साल का, तो डेफिनेटली शिंदे ही मुख्यमंत्री बन जाते। उनका ही नाम गया था हमारी तरफ से। ये बहुत बड़ी जानकारी आपने रिवील की है जी हाँ, इंडिया न्यूज पे। एक से बस आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त किसी भी दिन आ आने सकता है, दो, क्या हम है? सभी तरह के फैसले को तैयार है, कुछ भी होने दो। सरकार लेकिन बचेगी लग रहा है महाराष्ट्र में। सरकार तो किसी भी हालत में नहीं बचेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ भी होने दो। मैंने डेथ वारंट की बात कही है, वो सही है। ये सही। बीजेपी वाले ही सरकार का गला घोटने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं संजय राउत साहब, जो कि समझ रहे हैं कि बोलते जो हैं वो सच होता है। बहुत चीजों पे इन्होंने जो बोला, आपने देखा होगा पिछले अतीत में किस तरीके से संजय राउत जी बात रखते हैं, वह वास्तव में बहुत बेखौफ होकर रखते हैं, खुलकर रखते हैं। और इंडिया न्यूज पर भी उन्होंने देखा होगा किस खुलकर बातें रखी हैं। आने समय में तमाम चीजें होंगी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट निकल चुका है। लेकिन वह कब होगा, यह जल्द ही, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके अगेंस्ट में आता है तो यकीन मानिए कि अभी इनका एक जो वचन है वह सत्य साबित होगा। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।